सबसे पहले तो दोस्तों नमस्कार। मैं रोमित रंजन आप सबका धन्यवाद देता हूँ जो मैं यहाँ पे आया कुछ विषय पे चर्चा करने के लिए। मेरे तरफ से बिहार कवरेज को बहुत सारी शुभकामनाएं। जो न्यूज़ हम शायद बड़े-बड़े चैनलों में नहीं देख पाते हैं या फिर यूँ कहें कि किसी वजह से वो खबर खबर नहीं बन पाती है, वो आप लोग दिखाते हैं। तो मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएँ हैं। विशेष धन्यवाद पुष्य जी का, सत्यम का। अ, और आज का विषय है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मुझे कुछ सवाल दिए थे सत्यम ने कि उसके इर्द-गिर्द ही कुछ बतकही होगी आज। और जो कुछ सवाल थे वो थे कोरोना और समाज और कुछ मेरे प्रोफेशन से जुड़ी हुई बातें, पर्यटन से जुड़ी हुई बातें, टूरिज्म पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मैं आपको कुछ वो चीज़ें पहले सारांश बता देता हूँ, फिर उस पे हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर मैं आपके सवालों को भी लूँगा कुछ और फिर उस पे चर्चा होगी। अ, जैसा कि हम सभी जानते हैं पिछले 1 महीने से अ, जिस जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, वो शायद मेरे जैसे युवा वर्ग जो हो गए, जो 25, 30, 35 साल की उम्र में, जो भी मतलब आप कह सकते हैं कि जो 20 से 35 साल की उम्र के लोग होंगे, शायद अपने जीवन में पहली बार इस तरह का दौर देख रहे हैं कि संपूर्ण तरीके से वैश्विक तौर पे बंदी है। और उसकी वजह कोई युद्ध या कुछ ऐसा नहीं है, उसकी वजह कुछ ऐसा अनदेखा अनजान सा दुश्मन है जो जिसने अपनी ताकत जो है पूरी दुनिया को दिखा दी। और पूरी दुनिया के जो अस्त्र शस्त्र थे वो रखे के रखे रह गए और इतने मजबूर हो गए हम कि अपने घर के चार दीवारी में बंद होने को मजबूर हैं। तो अब मुद्दा ये है, आज का जो विषय है वो ये है कि समाज और कोरोना हम किस तरीके से लड़ रहे हैं। देखिए, एक मेडिकल इमरजेंसी टाइप का तो हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसा आपातकाल है कि हम सबको घर में रहना और इसका कोई उपाय भी नहीं है। देखिए, कोरोना से अगर बचना है तो ये पूरी दुनिया में अभी इसका वैक्सीन या टीका अगर नहीं निकला है, इसका इलाज नहीं निकला है, तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और जब क्योर जब है ही नहीं तो एक ही उपाय रह जाता है, प्रिवेंशन। तो उसको रोकने के लिए हम लोग अपने घर पे बैठे सोशल डिस्टेंसिंग को हम मेंटेन कर रहे हैं ताकि ये ट्रांसमिट ना हो एक से दूसरे लोगों में, पहली बात। अब जो कुछ विषय है जिस पे जो बात करनी है वो ये जो मुझे भेजा है सत्तम ने कि बिहार हमेशा, मैंने उसको लिख लिया है। बिहार हमेशा विपत्ति में होता है तो प्रवासी के मन में क्या ख्याल आता है। ठीक है, ये एक सवाल है। इससे मिलता जुलता एक और सवाल है। अ, इस बार बिहार में विपत्तियों की कमी नहीं होती है, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो या इस तरह का कुछ हो या फिर यू नो भ्रष्टाचार या अफसरशाही के वजह से लोग परेशान हो, आपदा में लोग फंसे हों। ये हमेशा से ही चलता आया है। तो उसमें एक सवाल ये है कि किस तरीके से इस बार काम किए, उस पर भी चर्चा करेंगे। जो प्रवासी बिहारी हैं, जो प्रवासी बिहारी हैं वो वो जो बिहार के सबसे ज़्यादा मज़दूर हैं, वो भी प्रवासी हैं। मगर हम जैसे प्रवासी उन प्रवासी मज़दूरों के बारे में क्या सोचते हैं, ये भी एक मुद्दा है। एक विषय है हमारे समाज में संवेदना कितनी बच गई है, ठीक है? और लास्ट जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल मेरे लिए था जिस पे मुझे चर्चा करनी है, वो ये है कि टूरिज़्म पे, पर्यटन पे, क्योंकि मैं पर्यटन के क्षेत्र से आता हूँ। तो पर्यटन पर इसका क्या असर पड़ेगा वैश्विक तौर पे भी और भारत में भी और बिहार में भी, ठीक है? तो ये कुछ 4-5 कुछ विषय हैं जिन पे हम लोग चर्चा करेंगे। और वैसे बोलने में तो मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ और
बहुत कम ही ऐसा मौका मिला है कि आप लोगों के सामने ऐसे बातचीत की है, तो कोई त्रुटि रह जाए तो पहले से ही माफ़ी चाहूँगा। तो पहला जो विषय है उसको उठाते हैं कि बिहार हमेशा विपत्ति में होता है, तो प्रवासी के मन में क्या विचार आता है? देखिए, बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे जी, प्रभाष आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, चमकी बुखार। हमने साथ में काम किया है। प्रभाष हैं, जो प्रभाष हमारे साथ पटना से मुज़फ्फरपुर ग्राउंड ज़ीरो पे उस समय काम कर रहे थे, और इतने बड़े और खूबसूरत युवाओं से, इतने मनोबली युवाओं से जो हमारी मुलाकात हुई थी, वो शायद मुज़फ्फरपुर में ही हुई थी, जो एक क्रांतिकारी तरीके से जो हमने काम किया था। तो उसी का नतीजा है कि आज भी हम संगठित हैं, और हमने सोच लिया है कि जब तक इसका कोई हम लोग परमानेंट उपाय नहीं निकाल लेते हैं, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। अब चूँकि अब जैसे मेरा उदाहरण ले लें, मैं करीबन 15 साल से दिल्ली में हूँ, यहीं से पढ़ाई-लिखाई की और फिर यहीं पे अच्छी जॉब लगी और मैं सेटल हो गया, ठीक है? अ, तो मेरे जैसे लोग जो जिनका सर्वाइवल का जो ड्यूरेशन है वो थोड़ा बड़ा है, कि मैं आइसोलेशन में हूँ, मैं अगर सोशल डिस्टेंसिंग में अगर मैं अपने घर में हूँ, तो मैं कब तक सरवाइव कर सकता हूँ, ठीक है? एक बहुत बड़ा तबका बिहार से आता है मजदूरों का, जो सर्वाइवल ऑफ आइसोलेशन, उनका जो थिन लाइन है वो बहुत ही छोटा है। अब मैं बात करता हूँ प्रवासी के मन में, मतलब विपत्ति के टाइम में क्या ख्याल आता है। बहुत तरह के लोग हैं, कुछ लोग हैं जो अपने जीवन में इतने व्यस्त हैं कि उनको फुर्सत ही नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं सोचते तो हैं, उनके मतलब पार्श्व में वो चलता रहता है कि नहीं, मैं तो बाहर निकल गया हूँ। और देखिए, प्रवासी भी दो तरह के हैं। एक वो जो बिहार के बाहर तो हैं मगर देश के अंदर हैं, उसमें जो सबसे बड़ा तबका है वो मजदूरों का तबका है, ठीक है? और एक तबका है जो पूरी दुनिया में रहता है, बिहार की कम्युनिटी के लोग हैं जो प्रवासी हैं, जो दुनिया के अलग-अलग देशों में रहते हैं। मेरी बहुत सारे लोगों से बात होती है, ऑस्ट्रेलिया से लेकर के, यूरोप से लेकर के अमेरिका तक, जितने भी लोग हैं जिनसे मैं टच में हूँ स्कूलिंग के दौरान या अभी तक जो दोस्ती है, एलुमनाई से या फिर सोशल मीडिया के थ्रू, जो आज हम लोग दोस्त हैं, आज एक दूसरे को हम अच्छे से जानते हैं, उनसे मेरी बातचीत होती है और विचारों का आदान प्रदान होता रहता है। तो वो लोग ये सोचते हैं कि ये तो हमारी नियति है, ये हमारी नियति है बिहार में कि विपत्ति आती रहेगी और चलते रहेगी। मैं आपको एक विपत्ति के बारे में बताता हूँ, जो नेचुरल कैलामिटी है सिंस आवर बिफोर आवर लाइफ। मिथिला में बाढ़ आता है, कोसी क्षेत्र में बाढ़ आता है। कब से आता है? अगर कुछ जो सीनियर पत्रकार होंगे या जो हमारे जो बड़े बुजुर्ग होंगे, वो बताएंगे कि आज से नहीं, ये बहुत पहले से चला आ रहा है। और लोगों में भ्रांतियां पाल दी गई हैं क्या, कि नेपाल पानी छोड़ता है तो ये पूरा उत्तर बिहार जो है वो बह जाता है। बिल्कुल गलत बात है ये। अगर आप अंदरूनी तौर पे जाएंगे, देखेंगे, समझेंगे, तो ऐसा नहीं है। हमने उस पर कितना काम किया। आज हमारा जीवन 30 साल मैंने गुजार दिए, हमारे जीवन, हमारे उम्र के जो लोग होंगे वो सारे लोग, मगर वो जमीनी तौर पे हमने कितना काम किया है। नदियों को जोड़ने की बात थी, ये थी सरकार हर साल। अब देखिए, इसके बहुत सारे निगेटिव फॉर्म्स हैं, मैं निगेटिव पे बात ही नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा सल्यूशन की, कि हम कितना यूनाइट हो पाए अ, उस समस्या से लड़ने के लिए। हम कितना, अगर अगर हमारे इंडिविजुअल कैपेसिटी से वो बाहर है ऐसी चीजें, तो हमने सरकार पे कितना दबाव बनाया। 20 साल से पटना भी डूब रहा है, बिल्कुल डूब रहा है। और इस बार जो हुआ था वो कोई बाढ़ नहीं था, वो बाढ़ नहीं था, उसका कारण कुछ और था। नाले बंद कर दिए गए, शहर से निकलने का पानी बंद कर दिया गया। अशोक राजपथ जो सम्राट अशोक के टाइम से बना हुआ था, उस समय से आज तक कभी बाढ़ नहीं आया, अब आया। तो उसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार, कहीं ना कहीं उसको क्या बोल सकते हैं, जो आप सड़कों के किनारे आप झोपड़पट्टी डाल के मकान बना दिए, ये सब जो आपने किया, तो उसकी वजह से हुआ, ठीक है? दूसरा एक ये है कि ख्याल तो हम लोगों के मन में यही आता है कि जब तक नौकरी करते हैं तो इन सब चीज़ों के बारे में सोचने का समय ही नहीं मिलता। कब सुबह से शाम हो जाती है और शाम से रात हो जाती है, इंसान थक कर सोता है, फिर सुबह उसी रूटीन में चला जाता है। अब मेरे जैसे कुछ लोग जो
8 साल 10 साल नौकरी करने के बाद अब जब मैं टूरिज्म में एक अपनी कंपनी चला रहा हूँ, तो वो थोड़ा बहुत समय समाज के लिए निकालते हैं, क्योंकि मैं अब किसी पे डिपेंड नहीं हूँ कि मुझे 4 दिन की छुट्टी चाहिए, 2 दिन की छुट्टी चाहिए। मैं उसी में से अपना टाइम मैनेजमेंट करके कुछ निकालता हूँ और कुछ अपने समाज, अपने भाइयों, अपने बड़ों के लिए, अपने भाई-बहनों के लिए सोचता हूँ, ठीक है? और मैं बहुत फ़ील करता हूँ ये ऋषिकेश हाय। ऋषिकेश हमारे मित्र हैं, प्रभास भी हैं। और ऋषिकेश इस बार जो इस बार जो अभी क्राइसिस है अभी कोविड का, उनमें ऋषिकेश ने भी बहुत मदद की है हमारी। तो मैं उसी मुद्दे पे धन्यवाद ऋषिकेश आपका। तो मैं उसी मुद्दे पे बात कर रहा था कि जो प्रवासी बिहारी हैं, बिहार के बारे में सोचते क्या हैं। मेरा मुद्दा, मैं पूरे वैश्विक तौर पे और पूरे देश के तौर पे और प्रदेश के, अपने प्रदेश बिहार के तौर पे 3 कैटेगरी में इसको बांटूंगा। तो पहले बात करते हैं बिहार के बारे में। तो हम लोगों ने सोच लिया है कि नियति है, मगर धीरे धीरे अब ये बदल रहा है। जो युवा, जो जो प्रवासी भी हैं और जो युवा वहां पे झेल रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, आपको खबरों का आदान प्रदान तुरंत होता रहता है। कुछ पहले गलत होता था तो लोगों को देर से पता चलता था, या अभी जो है वो चीजें वायरल हो जाती हैं, ठीक है? तो जो मूलभूत जो मुझे समस्या दिखती है, मतलब बिहार का, वो सबसे बड़ी समस्या है साक्षरता का, ठीक है? साक्षरता की किसी भी समस्या का मूलभूत जो आधार होता है ना, वो 2-3 ही कारण होते हैं। साक्षरता सबसे पहला। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है जनसंख्या, ठीक है? अगर ये दोनों चीजें कहीं पे भी अगर अधिक हैं, तो बहुत तरह की समस्याएं आएंगी। बहुत तरह की समस्याएं, जैसे गरीबी आ सकती है। साक्षरता नहीं है तो समाज में एक दूसरे के लिए वो जो भावना है, वो जो संवेदना होती है, वो नहीं आएगा, ठीक है? तो हम इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं कि इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, ठीक है? ठीक करने का जो उपाय है, वो लिस्ट बड़ी लंबी है। सबसे पहले तो हमें ये काम करना होगा कि जो हमारी पुरानी पीढ़ी है, जिससे हम कहीं ना कहीं जो है मतलब थोड़ा बहुत असंतुष्ट हैं, कहीं हम और आप, समाज के ही लोग इसके लिए जिम्मेदार है। हर चीज में सरकार को कोस देना बहुत आसान होता है। भाई, सरकार कौन है? सरकार आप में और हम में ही से तो कोई जाकर के बनाए। हमने किसी को जिता दिया तो वो जाकर के सरकार में बैठा है। सरकार कोई ऐसा तो है नहीं कि इंद्र भगवान ने ऊपर से किसी को भेजा है। हमारे आप में से ही कोई है जो चुन करके जाता है और वहां पे सरकार चला रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है, मुझे इस समस्या का जो जड़ जो समझ में आता है कि कम्युनिकेशन का गैप है, या तो अफसरशाही। जितनी राजनीति को लोग कोसते हैं ना, मैं कहता हूं कि राजनीति से ज्यादा इस देश को अफसरशाही ने कीड़े की तरह खाया है। मैं क्लियर, सरकार आप देखें, आप बिहार गवर्नमेंट की बात करते हैं, बिहार गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि इन्होंने काम नहीं किया। हाँ, ये हर बार की समस्या है कि बिहार सरकार की आंखें देर से खुलती हैं। आप देखिए, हमारे बगल में ही, अब मैं कंपेयर ही नहीं करूंगा, मैं बिहार की तुलना महाराष्ट्र, गुजरात जैसे फॉरवर्ड और डेवलप स्टेट से करूंगा ही नहीं। मैं तुलना करता हूं झारखंड से। आप झारखंड में देखिए, झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो कितने एक्टिव थे। डे 1 से वो ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, वो कभी पंजाब ट्वीट करते हैं, कभी छत्तीसगढ़ ट्वीट करते हैं। वो कहते हैं, वो लोग वहाँ के नेताओं से, वहाँ के मुख्यमंत्री से, वहाँ के अफसरों से वो अपील करते हैं कि हमारे झारखंड के लोग आपके यहाँ फंसे हैं, इनकी मदद करें। इसमें हम कहीं ना कहीं पीछे रह गए बिहार में, ठीक है? दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा क्या हुआ, बात शुरू करते हैं आनंद विहार के मुद्दे से। तो जब लॉकडाउन हुआ, अब उस समस्या पे मैं बात नहीं करूंगा कि लॉकडाउन और तरीके से होना चाहिए था या और तैयारी होनी चाहिए थी। इसको थोड़ी देर के लिए हम साइड करते हैं। हम बात करते हैं उसके बाद जो बाई रिएक्शंस हुए, हम उसमें कितने कामयाब हुए? शायद नहीं। दिल्ली गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया, और वो अभी भी कर रही है, एक्टिव है। सोशल मीडिया पे आप देखेंगे, ट्विटर पे बहुत एक्टिव है। मैंने कल ऋषिकेश का एक केस देखा कि उनको कहीं से एक वीडियो वायरल हुआ जो आइसोलेशन में उनका केयर अच्छे से नहीं किया जा रहा था।
ऋषि भाई थे जिन्होंने कंसर्न किया, टैग किया प्रशासन के लोगों को, और शाम में उन्हीं की बेटी का एक वीडियो आ जाता है कि अब सब ठीक है, सब उनकी देखभाल भी हो रही। इसको कहते हैं क्विक एक्शन, इसको कहते हैं प्रोएक्टिवली आप किसी चीज के लिए काम करते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि सरकार से चूक नहीं होगी, भाई इतना बड़ा सिस्टम है तो एक एक चीज, एक एक घर को देखना नामुमकिन है, मगर आप जब समस्याओं को प्रकाश में लाते हैं और जब उस पर एक्शन होता है, इसको बोलते हैं कि हाँ आपने कुछ काम किया। बिहार गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छा काम किया, और जहां तक मैं आपको डेटा की बात बताऊं तो फरवरी से ही सरकार जागरूक थी। अब कुछ भी केस रहा हो, चाहे मुंगेर का रहा हो, चाहे पंजवार का रहा हो, सीवान का रहा हो, या कहीं का भी रहा हो, हाँ कुछ संसाधनों की कमी हमारे यहाँ शुरू से रहती है। उसके लिए हम लोग जब आपदा आती है तो हम लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं। मैं चाहकर अभी बहुत सारे जापान के वासी को बिहार के बुद्धिस्ट सर्किट खुलकर घूमने और वहाँ के लोगों के साथ सामाजिक पहलू नहीं दिखा। मैं इस पे भी आऊँगा नितेश, आपका सवाल बहुत ही अच्छा है। डॉक्टर सत्यम भास्कर हैं, हमारे मित्र हैं और फिजियोथेरेपिस्ट हैं ये दिल्ली में, और ये कवि भी हैं। स्वागत है आपका सत्यम जी। तो अब दूसरा एक मुद्दा ये है कि जो मुझसे बिहार कवरेज जानना चाहता है कि इस बार आपने कैसे काम किया। अब इस पे बात करते हैं कि हमने काम कैसे किया। देखिए, ये तो एक ऐसी समस्या थी, न ये बाढ़ था, न भूकंप था, न युद्ध था, न कुछ था कि हम बाहर जाते और लोगों की मदद करते हैं। ये पेंडेमिक है, ये एपिडेमिक ड्यूरेशन जो है ये बहुत ही ज़्यादा आपको पता नहीं है कि आपका दुश्मन कौन है, ठीक है, आप उसको देख नहीं सकते हैं। तो भाई एक बीमारी है तो सुझाव यही है कि आप अपने घर में रहें। फिर भी मन व्याकुल होता था। आनंद विहार की घटना देखी, मैं आनंद विहार के पास में ही रहता हूँ, तो मैंने देखा अपने घर के पीछे से वो एक हफ्ते तक तो ऐसा सिलसिला चला, 3-4 दिनों तक, कि 20-20 25 एक मैंने लाइव सेशन भी मैं आया था जिसमें मैंने वो सारी डिटेल लाइव कवरेज में मैंने दिखाया था कि ये देखिए मेरे घर के पीछे जो रेलवे लाइन है, 20-20 लोग, 25-25 लोग कैसे झुंड में जा रहे हैं। तो वो जो भी सरकार के तरफ से जो भी रहा होगा, जो कमियां रही होंगी कि इतनी बसें लगा देंगे, नहीं थी, कुछ ऐसा करके वो एक एक हजार किलोमीटर अपने घर जाने को मजबूर थे। देखिए, इस मनोदशा को समझने की जरूरत है। मैंने बात किया है उनसे, ऐसा नहीं है कि मैं कोई न्यूज़ पढ़ के आपको बता रहा हूँ। हमारी सोसाइटी के गेट पे हमने कुछ लोग लगाए थे जो उनको समझा सके कि भाई ये संभव नहीं है कि तुम 1000 किलोमीटर तुम पैदल चले जाओगे। ये बिल्कुल अपने घर, बहुत सारे लोग तो अपने अपने घर को लौट गए, उनके पास संसाधनों की कमी थी। तो वही वो दिन था आनंद विहार, जिस दिन से मैं एक्टिवेट हुआ। मेरी संस्था जो है अचीवर्स ऑफ बिहार, उसके सारे मेंबर, विकास, आनंद विहार की घटना के काफी पहले से ही पूरे नोएडा और ये सब क्षेत्र में लोगों को, उस समय भूखमरी की स्थिति नहीं थी, तो वो सैनिटाइजर और मास्क वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन नोएडा पुलिस के साथ वो कर रहे थे। आनंद विहार की घटना के बाद एक नई समस्या आई कि भाई ये लोग जो जा रहे हैं ये तो भूख से मरेंगे, क्योंकि उनके सवाल, मैंने जो सवाल किया तो कुछ सवाल मैं उत्तर बता रहा हूँ। मैंने पूछा कि भाई नहीं जा रहे, क्यों जा रहे हो? तो ये तारीख शायद अंतिम महीने की थी, 28-29 या कुछ ऐसे, आनंद विहार के बाद का। तो वो कह रहे हैं कि जो पैसे थे वो कमाते हैं और उसका करीबन 70 से 80% वो अपने घर भेज देते हैं। यहाँ तक कि वो एटीएम भी, यहाँ बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो रखते हैं। वो जनरली क्या है कि जो पैसे मिले बैंक में लगा दिया, कुछ पैसे वो 20%। मुकेश रंजन, मुकेश, स्वागत है आपका। तो तो उनके पास वो ये कह रहे हैं कि अब हमारे पास काम नहीं है, अब हमारे पास काम नहीं है और आगे भी काम मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन है। हम ऐसे लोग हैं जो रोज कमाते खाते हैं और हमारे पास अगले ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते दिन का हम राशन पानी रखते हैं या पैसे रखते हैं, और एक रूम में हम, मतलब क्या कहें, मतलब अमानवीय तरीके से, मतलब हम एक रूम में 6-6 7-7 लोग ठूस के रहते हैं। और अब हमारे पास वो है नहीं, हम क्या करेंगे? तो उनका एक ही कंसर्न था कि मैं जो परदेश में मरूंगा किसी वजह से, उससे अच्छा है कि मैं परिवार के साथ मरूं।
और वो अपने घर को जा रहे थे। वो उनके जवाब सुन-सुन के फिर मुझे लगता था कि नहीं, समस्या तो बहुत बड़ी है। लॉकडाउन थोड़ा और तरीके से होना चाहिए था। ठीक है? तो हमने जो काम किया, उस दिन के बाद से ही हमारी पूरी टीम एक्टिव हो गई। हमारे साथी अपूर्व सिन्हा जो हैं, उन्होंने बोला कि रोमित हमें कुछ करना चाहिए। उन्होंने ही सबको जगाया। मैंने कहा सर बिल्कुल करना चाहिए, मगर हम लोग घर में बैठे हैं, कैसे करें? तो पूरे दिन हम लोग ना दिमाग लगाते रहे कि घर में बैठ के कैसे मदद की जाए। तो हमने सोचा डिजिटल इंडिया है, और डिजिटल इंडिया में हम कैसे किसी की मदद कर सकते हैं। हमने उपाय यही लगाया कि हमारे पास डेटा तो डे वन से ही आने लगे थे। जो ये पूरा पत्रकारों का जो एक ग्रुप है हमारा, तो हर दिन वो कुछ ना कुछ आ रहा था। और मैंने फिर पुष्य जी से बात की कि कैसे कर सकते। तो उन्होंने काफी देर तक जब हम लोग जब बात कर रहे थे, तो उन्होंने एक उपाय बताया कि हम एक तरीके से ऐसे कर रहे हैं, आप भी कीजिए। तो हमने वही उपाय लगाया कि जहां-जहां से हमें डेटा मिलते गए कि हम यहाँ फँसे हैं, और वो सारे मज़दूर युवा मज़दूर होते हैं, आजकल सब व्हाट्सएप चलाते हैं, सब कनेक्टेड हैं। भले ही सोशल मीडिया ना चलाते हो, मगर व्हाट्सएप तो वो ज़रूर चलाते हैं। अब वहाँ से जब डेटा आने लगे, तो हमने 3 लेयर वेरिफिकेशन प्रोसेस लगा दिया कि आप कौन-सी जगह पे हैं, वाक़ई में आपकी समस्या है क्या, और पैसे की दिक्कत है, किस चीज़ की दिक्कत है। तो हम बोले कि पैसे की दिक्कत है, हमारे पास राशन नहीं है, खत्म हो गया है। और जो प्रदेश में जो छोटे-मोटे जो आस-पास के जो सेठ होते हैं, जो उनको महीनवारी पे वो कागज़ पे लिख कर के, आज भी वैसा ही चलता है। अगर आप मज़दूर वर्ग में देखेंगे, तो वो कागज़ पे वो चढ़ाता है, वो लिखता है। अब ये जो दुकानदार थे, ये ठहरे व्यापारी, इनको पता था कि अभी आगे भी इनके पास काम नहीं है, और अब ये पैसे नहीं दे पाएँगे, तो उनको राशन देना उन्होंने बंद कर दिया। कुछ जगह पे कुछ अच्छी खबरें भी होंगी कि उन्होंने पाला है, उन्होंने राशन भी दिया है, मगर बहुतों जगह से ये आया कि लाला ने राशन देना बंद कर दिया। हमने प्रोसेस यही अपनाया कि आजकल छोटे से छोटा दुकान, पनवाड़ी, ये सब भी जो है वो डिजिटल पेमेंट यूज़ करते हैं, गूगल पे लेते हैं, पेटीएम लेते हैं। हमने कहा कि आप जो ज़रूरतमंद थे, उनसे जब फ़ोन पे बात होती थी, जब 3 वेरिफ़िकेशन लेयर क्लियर हो जाता था कि वाक़ई में इनको समस्या है और इनको ज़रूरत है, तो हमने अ, उनको मदद पहुँचाई कि आप पास के दुकान में जाएँ, हम आपको ₹1 भी नहीं दे सकते हैं, ये हमारी पॉलिसी है। आप दुकानदार के पास जाएँ, अपने सामान लें, हमें 3 फ़ोटोग्राफ आप भेजें, एक जब आप सामान ले रहे हों, एक लिस्ट वाला, एक अपना दुकानदार के साथ, ताकि हम भी संतुष्ट हो जाएँ कि हाँ, आपने वहाँ से सामान लिया, और आपके लिस्ट की कॉपी और ये टोटल अमाउंट, वो लेने के बाद आप दुकानदार से हमारी बात करा दें। दुकानदार से हमने बात बात की, उनका गूगल पे नंबर लिया या पेटीएम नंबर लिया, और हमने यहाँ से उनको पेटीएम कर दिया। ज़रूरतमंद को मदद भी मिल गई, उनको ₹1 लेने भी नहीं पड़े किसी से, और दुकानदार का भी काम हो गया। तो हमने इस तरीके से काम किया, और ये इतना क्लिक कर गया, ये इतना अच्छा लगा लोगों को कि हमारे बॉलीवुड के गैंग्स ऑफ वासेपुर के हमारे धुआंधार एक्टर सत्यकाम भैया जो हैं, सत्यकाम आनंद, उनको ये चीज़ बहुत पसंद आई, उन्होंने शेयर किया, फिर और बहुत सारे लोगों ने शेयर किया, और ये सिलसिला फिर हमें देख कर के हमारी टीम ऐसी जागी कि हम शुरू में हमने काम कैसे शुरू किया था, किसी ने 5,000, किसी ने 10,000 अपने तरफ से, अपने पॉकेट मनी से वो एक फंड इकट्ठा किया, और हमने मदद की। वो लोगों के पास कनेक्ट हुआ, तो वो एक पॉजिटिव अप्रोच जो था हमारी सोसाइटी के लिए, वो इतना अप्रोच हुआ, मैंने उसको सोशल मीडिया पे डाला। मेरे पास बहुत सारे लोगों के फ़ोन आए, मगर हम लोग ऐसे ओपन डोनेशन या फिर किसी भी तरह का मदद दूसरे अनजान लोगों से हम कभी लेते नहीं, तो हमने मना कर दिया, हमने लिया नहीं। मगर जो रेफरेंशियल जो हमारे दोस्त हैं, कुछ जैसे ऑस्ट्रेलिया में मनित भाई थे, उन्होंने अप्रोच किया। एक बिहार फ्रैटर्निटी से प्रकाश जी आए सामने, उनकी पूरी टीम आई, अभिनव उनके सदस्य हैं। उन्होंने चमकी में भी हमारी मदद की थी। चमकी में भी एक जो टीम काम कर रही थी, उनको उन्होंने फंडिंग की थी कि आप लोग ग्राउंड ज़ीरो पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये मेरे पहले सवाल का भी था कि वो क्या सोचते हैं? वो किसी न किसी तरीके से आपकी मदद करना चाहते हैं, ठीक है? और वो कर भी रहे हैं। तो ये सारे लोग हमसे जुड़े, और हमारा दायरा बहुत बड़ा हो गया। इतना बड़ा हो गया कि आज 20 दिन हो गए, और हम लगातार रोज 2-4 फैमिली की मदद कर रहे हैं। हालांकि अब मैं वो चीज़ एवरीडे बेसिस पे, अब मैं फेसबुक वगैरह पे या किसी भी सोशल मीडिया पे नहीं डालता हूँ। जो हमारा पर्सनल नेटवर्क है, मैं उसमें अपडेट कर देता हूँ।
ऋषिकेश के साथ हम लोग काम कर रहे थे। इन्होंने गवर्नमेंट के थ्रू, आपके ये बहुत ही प्रोमिनेंट मेंबर हैं, इन्होंने मदद की। अनीश हैं, अनीश यूएनआई में पत्रकार हैं, वो अभी शायद मुझे देख भी रहे हैं। उन्होंने 2-3 केस दिए, उनका सॉल्यूशन हुआ। तो अब क्या है, ये सारे बिहार के लोग अगर आप देखेंगे मीडिया तंत्र में हो गए या फिर अच्छे पोजीशन पे हो गए, वो लोग भी बिहार के हैं, तो वो लोग भी सामने आए, वो सब हम लोग अब एकजुट होकर के मदद कर रहे हैं। वरना ये हमारे एक छोटी सी टीम, 5-10 लोगों के टीम या 15-20 लोगों के टीम की कैपेसिटी से बाहर था कि हम 20 दिन तक लगातार लोगों की मदद करें। ये तभी कर रहे हैं जब अमेरिका में शिशिर रंजन जी हैं, यूरोप में आपके पूरे बिहार फ्रेटर्निटी की टीम, 1-2 और भी लोग थे, आदित्य हैं, चाइना में विकास जी थे, उन्होंने छोटा सा योगदान किया। तो जो हमारे जान पहचान के लोग थे वो छोटा मोटा योगदान करते गए, और उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के साथ से हम लोग बढ़ते गए, और हमने इस तरीके से डिजिटल इंडिया का थोड़ा सा इस्तेमाल किया लोगों की मदद करने के लिए। ठीक है, अब आती है हमारे जो सवाल है, हमारे समाज में संवेदना कितनी बच गई है। इसका जो जवाब है वो बहुत लंबा चौड़ा हो सकता है, मगर शॉर्ट में मैं यही बताऊंगा कि जो संवेदना अभी भी है, संवेदना की कमी नहीं। अगर मैं ये कह दूं कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, हमारे पहले की पीढ़ी थी, वो काफी मतलब संवेदना में, नो डाउट वो शायद हमसे बेहतर इंसान रहे होंगे। आज भागम भाग वाली जिंदगी में हम शायद थोड़ा पीछे छूट गए हैं इन सब चीजों में, मगर संवेदना अभी भी है। यहाँ का युवा आज भी सोचता है कि हम कुछ बेहतर करें, चाहे वो पॉलिटिकल फ्रंट में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, वो चाहता है, वो निरंतर प्रयास कर रहा है। मगर सबसे बड़ी समस्या क्या है कि वापस बिहार में लौट करके वो काम करना बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर जब तक बहुत बड़े लेवल पे कोई बदलाव नहीं आएगा, कोई क्रांति नहीं आएगी, ये संभव नहीं हो सकता कि हम एक बहुत बड़ा बदलाव तुरंत ले आए। ये एक लॉन्ग ड्यू प्रोसेस है, और ये अपने समय के साथ ही ठीक होगा। ठीक है, संवेदना की मैं बात करूं तो संवेदना अगर देखा जाए तो हमने मजदूरों के लिए क्या सोचा, क्योंकि और हमें सच्चाई भी पता है। अगर आप डेटा निकालेंगे भारत में, तो अब सरकार की कमियों को गिनाने के लिए तो पूरा दिन बचा हुआ है, चाहे राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की। मैं उन सब चीजों पे बात नहीं करूंगा, आलोचना वगैरह से मैं दूर रहूंगा। ठीक है, कमियां रही हैं, बहुत सारी रही हैं, मगर मैं अपने नागरिक होने के नाते, मैं अपनी ड्यूटी की मैं बात अगर मैं करूं तो बिहार नहीं, पूरे भारत में जो लेबर क्लास आता है 40 करोड़ लेबर क्लास उसको नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे जो पूरी तरीके से नियोजित श्रमिक नहीं है, है ना। मतलब जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, जो किसी बहुत ही अच्छे एम्प्लॉयर के साथ काम नहीं करते हैं, ऐसे अनप्लान्ड जो लेबर्स हैं, उनकी संख्या 40 करोड़ है। अब 130 करोड़ की आबादी में अगर ऐसे लोग, तो आप समझ लीजिए कि इंडिया जो है, भारत जो है, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली का एक देश है। वहां पे अगर आप इस तरीके से लॉकडाउन करेंगे, तो कोरोना की वजह से आप देख रहे हैं भारत में जितनी समस्या अभी कोरोना से हुई है, उससे बड़ी समस्या जो है वो भुखमरी की हुई है, या फिर उससे बड़ी समस्या हुई है कि यहाँ इतने लोग फंसे हैं, यहाँ इतने मजदूर फंसे हैं। कोरोना से मरने में हो सकता है कि 15-20 दिन का समय लग जाए, मगर ये भूख आपको कितने दिन जिंदा रखेगी अगर आपको खाना नहीं मिलेगा तो। ठीक है, तो वो सोचना, वो इंश्योर किया गया था उनको, और बहुत जगह गवर्नमेंट ने इंश्योर किया भी है, मैं उसको गलत नहीं बोलूंगा, बहुत जगह काम हुए हैं, हर जगह हुआ है। और जो हम लोगों में संवेदना है समाज में अभी भी, इसलिए हम लोग भी अपने पर्सनल कैपेसिटी पे लोगों की मदद कर रहे हैं। ठीक है, रोमित भैया सल्यूट। अरे नहीं, आप लोग हैं सोमू, तो सोमू जो है हम मतलब एक युवा पत्रकार हैं, और हमारे छोटे भाई जैसे हैं, और इन्होंने जो कमान संभाला था पिछली बार बाढ़ में, वो मतलब अतुलनीय है। इन लोगों को मैं देखता हूँ ना, तो भले ही ये उम्र में मेरे से 5-10 साल छोटे होंगे, मगर इन लोगों से मैं सीखता हूँ। ऊर्जा मुझे ऐसे ही लोगों से मिलती है।
राजा रवि थे, उन्होंने मुझे शुरू में जब ये हम लोगों की मदद कर रहे थे, तो वो मुझे कोसी क्षेत्र से अपने जिला जैसे मधेपुरा, सहरसा का जो इलाका है, वहाँ से वो मुझे डेटा भेजते थे। मैं व्हाट्सएप पे वो सारे चीज़ें को सॉल्व करने के बाद फिर मैं उनको अपडेट देता था कि अब आपके जिला जवार के लोग सुरक्षित हैं। तो हमारे पास डेटा ऐसे ही सोमू भाई हैं, इन्होंने कुछ डेटा भेजा कि शिमला में कोई फंसे थे, हमने उनको कॉल किया, उनकी मदद की। तो इस तरीके से जो भी डेटा आया, हम कोई बड़े पैमाने पे हम लोगों की मदद नहीं कर सकते, हमने किया भी नहीं है। जो फैक्ट है, जो सच है, वो यही है। हमने ऐसे-ऐसे लोगों से डेटा लिया है, उनके जिला जवार से, कभी जहानाबाद से, कभी गया से, कभी सासाराम से, ऐसे-ऐसे जगहों पे जो लोग हैं, जो हमारे युवा ऊर्जा के स्रोत हैं हमारे, जिनसे मैं सीखता हूँ, ये आता गया, हम एवरीडे बेसिस पे करते गए। कुछ और भी लोग थे, जैसे बी पॉजिटिव से पटेल जी थे, वो भेजते थे मुझे एवरीडे, रहता था, अपडेट होता रहता था। गौतम आजाद जी हैं बैंगलोर में, उन्होंने एक फेसबुक ग्रुप बनाया, फाइट अगेंस्ट कोरोना। वो शायद कुछ पहले लोगों में से थे, इन्होंने बैंगलोर में एक ग्रुप बनाया। उस ग्रुप पे ही सारे डेटा का आदान प्रदान होता था, केस ओपन, केस क्लोज, केस ओपन, केस क्लोज। तो इस तरीके से हमने काम किया। ये चारों सवाल अब मैं निकल गया, क्योंकि अब समय भी बहुत हो रहा है। अब आते हैं अपने सबसे अहम सवाल, जिस इंडस्ट्री से, जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ। देखिए, मैं तो एक यायावर हूँ, घूमता रहता हूँ, देश दुनिया देखता रहता हूँ। गार्गी मनीष दो घुमक्कर से स्वागत है आपका। गार्गी, अब मैं समझ नहीं पाता हूँ कि गार्गी है या मनीष है, आप दोनों का स्वागत है। ये दो घुमक्कर हैं, इनकी एक बहुत बड़ी ब्लॉगिंग, ये पहचान है बिहार की, अगर ट्रैवल की बात हो, ठीक है। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और तो मैं उसी पे आगे आ रहा था कि टूरिज्म पेशा जो है, टूरिज्म का जो इंडस्ट्री है, उस पे अब क्या असर पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो छूट भी गई हैं, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था कि आपसे शेयर करूँगा। तो यही कुछ लोग हैं जो मैंने सबका धन्यवाद किया, जो मेरे इस काम में मेरे साथ थे। बहुत बड़ी टीम इस पे लगी हुई थी, जिन्होंने काम किया। बहुत लोगों ने आर्थिक कुछ लोगों ने, जो हमारे दोस्त यार थे, उन्होंने आर्थिक रूप से मदद की। उन सब का धन्यवाद। हम आज भी लड़ रहे हैं और लड़ेंगे आगे भी। काम करते रहेंगे, कुछ सकारात्मक काम हमेशा करते रहेंगे। दूसरा जो सबसे अंतिम मुद्दा ये था कि टूरिज्म पेशा पे क्या असर पड़ेगा, तो उसके लिए तो थोड़े बहुत आंकड़े और उसकी ज़रूरत है। देखिए, कोरोना एक भैया सहयोग के बिना मुश्किल है ये सब का। बिल्कुल, बिल्कुल ऋषिकेश, ये बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ही मुश्किल है, अकेला चना कभी भार नहीं फोड़ता। आप जैसे लोग हैं, युवा लोग, जिनकी वजह से हमें भी साहस मिलता है, माफ कीजिएगा, कि मैं कुछ करूं। तो तो मैं आगे वही कह रहा था कि देखिए, टूरिज्म इंडस्ट्री, कोरोना जो है ना, ये सरकार के लिए एक तरीके से वरदान भी साबित हो चुका है, अभी से आपको दिखेगा। आप कोरोना के जाल से जब बाहर निकलेंगे, कोरोना के क्राइसिस से जब बाहर निकलेंगे, तब आपको असली मुश्किलों का पता चलेगा। अभी तो क्या है कि मैं आपको बताऊं, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूं, तो मैं आइसोलेशन को अफोर्ड कर सकता हूँ। मैं 1 महीने से घर में बैठा हूँ, एक पैसे की आमदनी नहीं है, काम-धाम नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं आइसोलेशन अफोर्ड कर रहा हूँ। मेरे घर में राशन-पानी की दिक्कत नहीं है, मैं खा-पी ले रहा हूँ, मैं अच्छे से हूँ। सोशल मीडिया पे रोज़ देखता हूँ तरह-तरह के व्यंजन और ये सब के एक तरीके से उत्सव की तरह लोग मना रहे हैं, जो कि मैं बहुत अच्छा नहीं समझता। इसलिए पिछले कुछ दिनों से मैंने वो सब बंद कर दिया कि मैं भी ऐसा नहीं करूँगा। जो सबसे साधारण मिनिमलाइज़ेशन के साथ जो ज़िंदगी जी जा सकती है, मैं भी उन गरीबों के साथ उसी तरीके की ज़िंदगी जीऊँगा, ठीक है? तो मैं अफ़ोर्ड कर सकता हूँ। आप मुझे ईमानदारी से बताइए कि भारत में ऐसे कितने लोग होंगे या कितनी फैमिली होंगी जो नमस्ते हर्ष, हर्ष ने वैशाली में बहुत अच्छा काम किया है। हमने इनकी मदद की, इन्होंने समाज की मदद की। बहुत बढ़िया कार्य हर्ष, आप लोगों को देख करके सीखता हूँ, ऊर्जा भी मिलती है। तो मैं वही कह रहा था कि आइसोलेशन को मैं अफोर्ड कर रहा हूँ, मगर भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे अभी ये मजदूरों की समस्या थी,
आपके गरीबों की समस्या थी, वो आइसोलेशन को कितना अफोर्ड कर लें। आपको देखिए तरह तरह की घटना, ये बम्बई की जो घटना घटी अभी, कि इतने सारे लोग आ गए, चाहे किसी अफवाह की वजह से या कुछ भी, मगर आए क्यों? क्योंकि उनमें भूख थी कि उन्हें घर जाना है, क्योंकि वहां वो जिस तरह का जीवन जी रहे हैं, हो सकता है कि उनके परमानेंट मेमोरी में वो चीज चली जाएगी कि हमने ऐसे दिन भी देखे अपने जीवन में, कि हम एक एक समय का खाने को भी हम मोहताज हो गए। ठीक है, तो ये वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं आइसोलेशन को, इतना लंबा आइसोलेशन उनके पास व्यवस्था नहीं है कि वो खरीदे। वो डिपेंड करते हैं एवरीडे, जैसे डेली वेजेस वाले जो लोग हैं। तो ये सब समस्याएं हैं। रही बात टूरिज्म की, तो टूरिज्म में मैं आपको ये बोलूंगा, वो पूरी तरीके से डेटा वाला काम है। तो उसमें जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो डेटा है, वो ये कहता है कि जो ये पैंडेमिक है, इसको टूरिज्म के मामले में, क्योंकि देखिए दो तरह की चीजें हैं, दो इंडस्ट्रीज हैं जो इस पैंडेमिक में सबसे ज्यादा डायरेक्टली हिट हुई हैं, इम्पैक्ट हुई हैं। फर्स्ट है एविएशन, दूसरा है टूरिज्म। एविएशन तो आज आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई कोई एयरपोर्ट पे या हैंगर पे अगर कोई भी प्लेन इतने दिन तक टैक्सी रहती है, खड़ी रहती है, कि जो उनको टैक्स भरना पड़ेगा वो उनको कभी उबार ही नहीं पाएगा घाटे से। मैं आपको क्लियरली बता देता हूं, और ये केवल इंडिया की बात नहीं है, ये एक ग्लोबल इशू है। मैं अब ग्लोबल समस्या की बात कर रहा हूं। दूसरा है टूरिज्म। अब टूरिज्म का मैं आपको बता देता हूं। टूरिज्म फैमिली में बहुत सारी इंडस्ट्रीज आती हैं, जैसे एविएशन हो गया, होटल हो गया, ट्रैवल एजेंसीज हो गई, डीएमसीज हो गई, डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कंपनीज हो गई, आपके रेस्टोरेंट्स हो गए, होटल्स हो गए, ये सारे डायरेक्टली इम्पैक्ट हैं। ये इतने बड़े बड़े 5 स्टार होटल आज इंडिया में जो खाली पड़े हुए हैं, उनका मेंटेनेंस कॉस्ट आज के डेट में निकालना बहुत मुश्किल हो गया। ठीक है, तो जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, मैं आपको एक बहुत ही रोचक आंकड़ा बताता हूं कि पूरे वर्ल्ड के ग्लोबल जीडीपी में टूरिज्म का अकेले योगदान 10 से 12% का होता है। अब सोचिए, इतनी बड़ी इंडस्ट्री जो है, जो ग्लोबल जीडीपी में जिसका योगदान है, वो डायरेक्टली हिट है। और उसको उबरने में जो अभी आप कह सकते हैं कि जो रिपोर्ट है, वो कह रहे हैं कि अगर आइडियल सिचुएशन में भी अगर इसको इम्प्रूव किया गया, तो इट विल टेक ऑलमोस्ट 10 months to 12 months टू रिकवर द पेस ऑफ दिस इंडस्ट्री। वो भी तब जब अभी से ही ये सिचुएशन ठीक होने लगे। मगर नहीं, अगर ये सिचुएशन थोड़ी सी भी आइसोलेशन की, अगर कोविड क्राइसिस और स्ट्रेच हो जाती है, तो ये डेटा औसत से बहुत आगे चला जाएगा। मतलब आप ये समझ लीजिए कि आज मैं दुनिया की मदद कर रहा हूं टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े होने की वजह से। हो सकता है कि जब ये लॉकडाउन खत्म होगा, मुझे आप लोगों के जरूरत की मदद की जरूरत पड़ जाए। हालत ऐसे हैं, मगर चलिए, जीवन इसी का नाम है, लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, संघर्ष करेंगे। तो ये चीजें हैं। अब मैं आपको एक रिपोर्ट बताता हूँ, बहुत ही रोचक आंकड़ा ये है कि इसमें जो एशिया है वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड होगी, जस्ट बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन। जस्ट बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होगी। आप कंपेयर नहीं कर सकते अमेरिकन इकोनॉमी, यूरोपियन इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी को। रीजन क्या है कि इकोनॉमी तो हमारी बहुत स्ट्रांग है, बट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जिसको आप कह सकते हैं, वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। हमारे 130 करोड़ की है। आप सोचिए कि यूएस के जैसा आज ये जो पेंडेमिक सिचुएशन है, अगर अमेरिका के जैसा डिजास्टर इंडिया में हो जाता तो विनाश हो जाता है इंडिया में। अब ये कह लीजिए कि हमारी इंडियन माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग हमारा लाइफ स्टाइल थोड़ा अच्छा है या क्या है। यहाँ पे जो आंकड़े हैं वो वैश्विक तौर पे बहुत अच्छे हैं, बहुत संतोषजनक हैं कि हम दूसरों से बेहतर सिचुएशन में हैं। ठीक है, कई लोग कंपेयर करते हैं, सरकार हमें ये नहीं दे रही, वो नहीं दे रही। हर चीज में कंप्लेन करना भी बंद कीजिए। भारत में जिस तरह की जनसंख्या है, अगर यूरोपियन स्टैंडर्ड पे यहाँ पे लोगों को अलावेंस या सुविधाएं मिलने लगेंगी, तो इंडिया की गवर्नमेंट रोड पे आ जाएगी कटोरा लेके। नहीं हो सकता 130 करोड़ के देश में उस स्टैंडर्ड का फैसिलिटीज देना। दूसरा,
अमेरिकन कम जैसे यूरोपियन देश में अगर बोल दूं कि अगर उनकी जनसंख्या हमारे जैसी होती, ठीक है, अगर उनकी जनसंख्या हमारे जैसी होती और जो अनुपात में वो लोगों को सुविधाएं दे रहे हैं, अगर 130 करोड़ को देती तो वहां की सरकार भी कटोरा लेके आ जाती सड़क पे। वो संभव नहीं है। तो आप समझिए मूलभूत जो समस्या है वो है जनसंख्या। 130 करोड़ को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आप कंपेयर करते हैं जहां की आबादी 20 लाख 30 लाख है। इटली एक ऐसा देश है कि आप समझ लीजिए कि भारत के राज्य भी उतने बड़े बड़े नहीं हैं। तो आप वो कंपेयर करना भी छोड़ दीजिए, ठीक है। टूरिज्म में थर्ड वर्ल्ड में आता है हमारा देश, वो सबसे ज्यादा इंपैक्ट होगा टूरिज्म के मामले में भी। मैं इनबाउंड टूरिज्म में हूं, मैं इंडियन इनक्रेडिबल इंडिया इंडियन टूरिज्म को मैं प्रमोट करता हूं यूरोपियन कंट्रीज में, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में, अमेरिकन स्टेट्स में, तो फार ईस्ट में। चूंकि मैं बिहार से हूं तो फार ईस्ट से एक अलग ही लगाव है, क्योंकि जो भी बुद्धिस्ट कंट्रीज हैं उनके लिए बिहार का बोध गया वगैरह जो है, जो जगह हैं, जो बुद्धिस्ट सेक्टर हैं, वो एज अ पिलग्रिमेज काम करती हैं। वो घूमने के शौक से नहीं आते, जैसे हम हैं कि वैष्णो देवी एज अ हिंदू पिलग्रिमेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम वैष्णो देवी जाएं, हम देवघर जाएं। तो उसी तरीके से बुद्धिस्ट कंट्रीज के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो बोध गया आए, पूरे बुद्धिस्ट सर्किट में बोध गया, वाराणसी, सारनाथ, लुम्बिनी, ये सारा एरिया घूमे। वो भी हिट करेगा और उसको संभलने में टाइम लगेगा, क्योंकि फार ईस्ट एशियन कंट्रीज भी उतना ही इंपैक्टेड है। जॉब कट की समस्या की अगर मैं बात करूं तो वो हर इंडस्ट्री में, आप मान लीजिए कि इस महीने से तो सैलरी कट भी हो गया। हालांकि उसको भी मैं बहुत ही अग्रेसिव डिसीजन नहीं बोलूंगा। अग्रेसिव डिसीजन तो यहाँ आ गया कि बहुत सारे लोगों का जॉब कट हो गया, उनको सैलरी। मैं आज थोड़ा कल से विचलित हूँ इस चीज को लेकर। कुछ अप्रिय घटना हो गई मेरे आसपास के दुनिया में, तो थोड़ा मेरा ध्यान भी आज भटक रहा है। मगर मैं बताऊं, जॉब कट भी होंगे। अभी आप लॉकडाउन में, आपको अंदाजा ही नहीं है कि आपके साथ आगे क्या होने वाला है। पुष्य जी नमस्कार भैया। तो आपको अंदाजा नहीं है कि जब आप, क्या है ना कि अभी लॉकडाउन जो है ना, अभी एक छद्म आवरण बनाया हुआ है। आप बिजी हैं हर दिन न्यूज देखने में, आंकड़े में जानने में, समझने में। आप घर से बैठ के वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं। आप यकीन मानिए, जब ये लॉकडाउन खत्म होगा तब इकोनॉमिकल इश्यूज जो है वो शुरू होगी। अभी शुरू तो पहले से हो चुकी है। और मैं आपको बता दूं, अगर मैं भारत एक कंट्री को एक मानवीय रूप दूं तो, और इकोनॉमी एक एक क्वालिटी दूं, तो ये बीमारी जो है वो भारत में फाइनेंशियल ईयर 2019 से ही आ चुकी थी। ऐसा नहीं है कि ये कोरोना का रोल मैं आपको बता देता हूं कि सरकार, केंद्र सरकार हो, पूरे भारत के अगर इकोनॉमी में मैं बात करूं तो कोरोना एक चादर की तरह आई और उसकी हर बीमारी को कोरोना ने ढक दिया। समस्या पहले से ही थी। ऑटो इंडस्ट्री पूरे चरम पे थी, वो पूरा डेप्रिशिएट हो गई थी। सबसे ज्यादा जॉब कट ऑटो इंडस्ट्री में हुई। मैं आपको बता दूं, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में भी वही हाल था। आप और कुछ इंडस्ट्रीज की अगर मैं बात करूं तो मंदी हर जगह पे था। कोरोना ने आकर के बस ढक दिया उस चीज को कि अब जो समस्या है वो कोरोना की वजह से। हालांकि ऐसा नहीं है। जो बर्बादी थी वो फाइनेंशियल इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी की, वो पहले से बहुत बुरी तरीके से चरमराई हुई थी। आप अगर इंडिया का अगर आप जीडीपी देखेंगे वो ऑलरेडी गिरा हुआ था, अब तो और गिरेगा। आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ हो रही है, ये मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। अब जॉब कट की जो समस्या है वो भी आएगी। टूरिज्म बुरी तरीके से हिट होगा। जो होटल्स है वो जब मार्केट में आएंगे, अभी लॉकडाउन के बाद खुलेंगे, तो आपको क्या लगता है कि पहले दिन से भीड़ आनी शुरू हो जाएगी? नहीं। जो WTO की जो रिपोर्ट है, और मैं आपको ये बता दूं कि जो CII है, इंडियन टूरिज्म का जो कमिटी है, उन्होंने भी क्लियर कर दिया है कि अगर सरकार के तरफ से कोई बड़ी राहत नहीं दी गई तो समस्या को सुधारते सुधारते हम टूट जाएंगे। 1 साल का समय तो मैं न्यूनतम, संस्था ने बोला 1 साल का तो समय न्यूनतम है
सामान्य होने में, आप ग्रोथ की तो बात ही मत कीजिए, सामान्य होने में 1 साल का समय लगेगा। तो मैं, ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई डरा रहा हूँ, मैं आपको सच्चाई से सामना करवा रहा हूँ। अपने आप को तैयार करें उस चीज़ के लिए। सत्य कहा रोमित भाई, नीचिरन बुद्धिस्ट राजगीर और वैशाली आते हैं, बहुत आते हैं। मैं आज से नहीं, मैं पिछले करीबन 12-13 साल से, जब मैं बहुत जूनियर हुआ करता था, जब मैं जॉब में हुआ करता था, तो मैं उस टाइम पूरा बुद्धिस्ट सेक्टर वाराणसी से, दिल्ली से शुरू करके वाराणसी पे जा करके, वाराणसी में सर्विसेज सारी ले करके बोध गया बोध गया, वैशाली, बोध गया से निकले तो वैशाली, वैशाली कुशीनगर, लुम्बिनी, सारनाथ होते हुए, बनारस होते हुए वापस, ये पूरा बुद्धिस्ट सर्किट घूम करके वापस जाते थे। ये हर साल होता है। पिछले साल भी बहुत डेटा अगर देखा जाए तो FTA, फॉरेन टूरिस्ट अराइवल, इंडिया में कम थे, बुद्धिस्ट सेक्टर में तो बहुत ही ज्यादा कम थे। कमी हमारी भी है। फिर मैंने बोला कि मैं कमियों पे बात नहीं करूंगा, बिहार पर्यटन की बात करें, कई बार दरवाजा खटखटाया है, कई बार निवेदन किया है, कई बार आइडियाज दिए हैं, मगर वहां सरकार तक बात पहुंचाने का छोड़िए, सरकार तक आप अपनी बात अफसरशाही के थ्रू ही, अफसरों के थ्रू ही आप पहुंचाएंगे। अफसरशाही इस तरह हावी है हमारे देश का, तो मैं नहीं कह सकता, अपने राज्य की मैं बात करूं कि अफसरशाही इतनी ज्यादा हावी है कि सरकार अगर कोई चीज राहत कार्य करना भी चाहती है और करती भी है, तो लोगों तक वो अफसरशाही जो है वो, एक तो समय के मामले में और एक सुविधा के मामले में, दोनों जनता तक पहुंचते पहुंचते 100 का 20 हो जाती हैं। समय की बर्बादी वो बहुत ज्यादा, जो मुझे तो लगता है कि जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी को सबसे ज्यादा जरूरत है कि सोशल बिहेवियर करते कैसे हैं, बहुत जरूरी है। कल मैंने अररिया का ये घटना देखा है, कोई पदाधिकारी थे, होमगार्ड बेचारा अपनी ड्यूटी कर रहा है, उसने हिम्मत ये की, उसने हिमाकत ये की कि उस गाड़ी को उसने चेक करने की हिमाकत की, और उसने पास पूछ लिया या ID कार्ड मांग लिया उस पदाधिकारी से, जो कि किसी और डिपार्टमेंट के होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के होंगे, वो पुलिस ड्रेस में नहीं थे और पुलिस से वो थे भी नहीं। अब होमगार्ड अपनी ड्यूटी कर रहा है, अपने जान को जोखिम में डाल करके, उनका मनोबल आप ऐसे तोड़ेंगे कि इंस्पेक्टर और पदाधिकारी दोनों मिलके उससे उठक बैठक करवाई है। सोचिए, बुजुर्ग हैं वो, और वो वीडियो वायरल है, अररिया जिला की ये घटना है, और अगर आप उसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, क्यों इस तरह की ड्यूटी कर रहे हैं कि अपने लाइफ को रिस्क पे डाल करके ड्यूटी भी करो और इस तरह की बेइज्जती। उनको कान पकड़ के उठक बैठक कराया गया है। मैंने देखा तो शेमलेस है वो, बिल्कुल शेमलेस है वो पदाधिकारी, अफसरशाही, उनको शर्म नहीं आई कि अपने पिता के उम्र को वो कान पकड़ के उठक बैठक केवल इस बात पे करवा रहे हैं कि उसने अपनी ड्यूटी निभाई, उसने पूछ लिया। और यही चीज अगर किसी और कंट्री में होती तो वो अप्रिशिएट करते कि यू आर डूइंग योर ड्यूटी विथ बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज। और ड्यूटी करने की ऐसी सजा, आप कौन है भाई? आप महाराज हैं क्या? आप पदाधिकारी हैं, आप जनता के सेवक भी हैं, आप कौन हैं? आपसे कोई अगर इतनी, आपका ईगो इतना बड़ा है कि अगर कोई आपसे आपका ID कार्ड पूछ ले तो आप होमगार्ड के जवान को आप उठक बैठक करवा रहे हैं। ये जो मानसिकता है, ये सड़ी हुई मानसिकता है, इसको बदलने की जरूरत है, बहुत जरूरत है। अफसरशाही वहां पे दीमक की तरह खा चुका है। आप और हम मिलकर चिल्लाते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, कुछ होता नहीं है, वही ढाक के 3 पात। ये यूनिटी आप जब तक नहीं बनाएंगे, एक बड़े लेवल पे अगर आप क्रांति नहीं लाएंगे, तो फिर आप सोच लीजिए कि आपको ऐसे ही रहना है, चाहे चमकी आए, चाहे बाढ़ आए, चाहे कोरोना आए, चाहे कुछ भी आए, आपको ऐसे ही। अगर मैंने 1-2 पोस्टर देखे सोशल मीडिया पे वायरल हैं कि यहाँ के लोकल विधायक, मुखिया, जिनको जरूरत है वो हमें आके बोले, वोट दिया है तो रोटी भी देंगे। सोचिए समस्या क्या है। सरकार देती है, ऐसा मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं, सरकार देती है, वो आप तक नहीं पहुंच पाती, ये अफसरशाही के वजह से ये समस्या है। आपको इन सब चीजों से लड़ना होगा, इसको जड़ से तो खत्म, पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि जड़ से कभी ये खत्म हो भी पाएगी, मगर आपको अलर्ट रहना होगा। आप पोक करेंगे हमेशा सोशल मीडिया के थ्रू। सोशल मीडिया मैं देखता हूं आजकल बहुत गलत इस्तेमाल के लिए यूज होता है, अगर इसका सही इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही अच्छी चीज है।
ठीक है? तो ऐसे ही थोड़ा जागरूक रहिए, सबको खटखटाते रहिए, ताकि उनको भी ये मन में डर रहे कि नहीं, आज अगर मैंने कुछ गलत किया तो शायद ये मेरे लिए नुकसान हो सकता है, ठीक है? टूरिज्म डेटा की मैं बात कर रहा था, तो आने वाला समय बहुत अच्छा तो नहीं है, बट कुछ ना कुछ इसका होगा उपाय। संघर्ष में हम लोग अ, साथ हैं। मेरे इंडस्ट्री के जितने भी लोग हैं, जो भी रिस्पेक्टेड लोग हैं, सबको मैं यही बोलूँगा कि हम लोग स्ट्रगल करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जहाँ तक इनबाउंड टूरिज़्म की जो बात है, तो वो बहुत अच्छा नहीं है। और अगर आप ओपन गवर्नमेंट डेटा ओजीडी पे भी जाएँगे और अगर कुछ चीज़ें देखेंगे, तो आप बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं रहेंगे। और समाज की जो स्थिति है, थोड़े से सतर्क रहिए, थोड़े से संजीदे रहिए। अपने आसपास के लोगों को को अगर आप घर में बैठकर अगर कुछ मदद कर सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ जो हॉकर्स आते हैं, जो हमें रोज सब्जी देके जा रहे हैं, कुछ देके जा रहे हैं, तो आप उनकी मदद कीजिए, एक गिलास पानी ही पिला दीजिए, कुछ भी कीजिए, किसी भी तरीके से मदद कीजिए। कल मैं डॉक्टर विकास, हमारे बड़े भाई समान है, पेट केयर, ही इज अ वेटनरी डॉक्टर। तो बड़ा सम्मान करता हूँ मैं उनका, उनके कभी 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 वीडियोस में देखता हूँ। कल उनका मैं देख रहा था कि जो जानवर हैं, उनकी भी मदद करनी चाहिए। उनकी मदद करने के बारे में उन्होंने बोला, वो भी दिमाग में चलता रहता है। मैं एक संस्था से जुड़ा हुआ हूँ जो इनके बारे में काम करते हैं, तो सुनता हूँ, अच्छा रहता हूँ। कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल आप अपने समाज के लिए जितना सेंसिटिव बनेंगे, कहते हैं ना कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। आप अगर सकारात्मकता अगर आप अपने समाज में फेंकेंगे, तो वही वापस लौट के आएगा। अगर नकारात्मकता की बात करेंगे, हर समय कंप्लेन करेंगे, ये करेंगे, समस्याओं की बात करेंगे, तो वही रिफ्लेक्ट होकर के आपके पास आएगा। सोल्यूशन की बात कीजिए, यूनिटी की बात कीजिए, पॉजिटिविटी की बात कीजिए, एकता की बात कीजिए, एकजुटता की बात कीजिए, और जो सही कर रहा है उसको बल दीजिए। हमने यही किया। हर्ष देख रहा है, अभी हर पंचायत में 9 लाख रुपए आया, पर किसी को कोई ये है, ये है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि अफसरशाही ही तो है कि सरकार से चलते चलते वो अगर मुखिया लेवल तक आ रहा है और वो समझ नहीं मिल रहा है। ये देखो, ये चीजें बताने की भी नहीं है। मुखिया लेवल पे अगर हर आदमी स्कॉर्पियो में घूम रहा है, बड़ी गाड़ी में घूम रहा है, अचानक से अगर 5 साल के टर्म में आ रहे हैं और आप एक स्कूटर से स्कॉर्पियो पे पहुंच जा रहे हैं, तो ये सबको पता है कि ये हो रहा है। आप जैसे युवाओं को सजग होना पड़ेगा, उनको बार बार उनको याद दिलाना पड़ेगा कि हमें पता है क्या गलत हो रहा है। इस चीज का डर भय उनमें डालना होगा। अगर समाज में आप ऐसे ही निरंतर अगर आप करते रहेंगे, तो एक समय आएगा कि वो हार जाएंगे और आप जीत जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको लड़ाई करना है, आपको विद्रोह करना है। बस आपको बार बार कंसिस्टेंटली, कंसिस्टेंसी इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर सोसाइटी। आप जिद पे आ गए, आप अपनी जिद पालिए, दशरथ मांझी की तरह। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उससे। कहानी बिहार के गया की है, इस पे फिल्म भी बनी है, बहुत अच्छी लगती है मुझे। मुझे वो जिद, वो पागलपन बहुत अच्छा लगता है कि अगर ठान लिया तो जीत गए। आधी जीत तो आपकी वहीं पे है, पहाड़ काट सकते हैं। ठीक है, तो वो जिद पे रहिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए। टाइम लगेगा, एक दिन में कुछ नहीं होता है। रोम वाज नॉट मेड इन अ डे, दैट टेक्स एजेस। तो वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करते, निरंतर वो काम करते रहिए, और देखिए बदलाव आएगा। तो यही कुछ चीजें थी। कुछ डेटा पे हमने बात की, कुछ टूरिज्म पे बात किया, सोसाइटी के बारे में बात की, उन गरीब मजदूरों के बारे में बात की। और ये एक दौर है, ये भी निकल जाएगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं समाप्त करूंगा अपनी बात। अ, और फिर मिलते हैं जल्दी। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद पुष्य जी का और सत्यम जी का, और पूरे बिहार कवरेज टीम को धन्यवाद। अब इन्हीं बातों के साथ मैं समाप्त करता हूँ अपनी बात को। धन्यवाद।